ठाकरे शंकनाथ प्रस्तुत यंगिस्तान या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे। बुलावे नहीं भेजे जाते, युद्ध है स्वाभिमान में, युवा खुद ब खुद चले आते हैं युद्ध के मैदान में। आज आपला भारत देश या तरुणाईवरच जगात महासत्ता होण्याची स्वप्न पाहत आहे। आज आपल्या सोबत आहेत पर्यावरण कार्यकर्ता सुरभीर जयस्वाल। त्यांनी एमएससी पर्यावरण विज्ञान, एमटेक पर्यावरण इंजिनिअरिंग यामध्ये त्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलेलं आहे व त्या ग्रीन व्हिजल फाउंडेशनच्या टीम लीड आहेत। चला तर मग आजच्या चर्चेला आपण सुरुवात करूयात। सुरभीर जी, यंगिस्तान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सुरभीर जी, आप एक युवा है और पिछले 12 सालों से पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर रही है जी, तो आपको क्या लगता है आज की युवा पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में सचेत है? मैं कहूंगी कि युवा पीढ़ी सचेत भी है और सचेत नहीं भी है। ऐसा होता है कि आपको किस चीज की जानकारी है और किस चीज को आप अपने जिंदगी में अपनाते हो। बहुत सारे लोग रहते हैं कि वो जानते हैं कि स्वच्छता रखना चाहिए लेकिन वो रखते नहीं है, क्योंकि उसका दुष्परिणाम उनको पता होके भी उनको ऐसा लगता है कि दुष्परिणाम हमारे ऊपर नहीं होगा, कोई और साफ करेगा, गवर्नमेंट करेगा। बट सचेत होना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको आगे चलकर अपना कर्तव्य निभाना है, हमारे पृथ्वी को अच्छा देना है, अच्छा रखना है। आने वाले प्रजन्म को हमें हमारे रिसोर्सेस, अच्छा पानी, अच्छा एयर, ये हमें देना है, ताकि हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो जितनी हमको जरूरत है उतना ही हम लोग यूज करें, ना कि हम उसका बहिष्कार करते जाएं। सुरभि जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है जी, तो आपको ऐसे क्या लगा कि फिर आप पर्यावरण क्षेत्र में जुड़ गई? जी, ऐसा था कि मेरा पहले से ही, जब मैं स्कूल में थी तभी से मुझे इंटरेस्ट था पर्यावरण क्षेत्र में। तो धीरे धीरे चलते चलते, जैसे हम लोग जब जाते हैं वहां में ग्रेजुएशन के टाइम पे सबको रहता है कि इंजीनियर बनना है, मेडिकल तो करना है। मुझे उस चीजों में वैसे ही दिलचस्पी नहीं थी जी। सोशल साइंस बोलो, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, इसमें मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा। तो वैसे वो झुकाव हुआ और मैंने जब ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिया तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद मैं एक संस्था से जुड़ी जो ग्रीन व्हिजल फाउंडेशन है, उसके साथ जुड़ के मैंने काफी सारा जाना कि एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है, हमें जमीनी तरीके पे कैसे हम कुछ एक्टिविज्म कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो इससे बढ़ते बढ़ते मैं अभी इसी कार्य में जुड़ गई हूँ और ये मेरा पैशन भी है और यही मेरी जिंदगी है जी। अगर कोई काम करना हो तो पैशन और जुनून तो चाहिए होता है। बिल्कुल जी। सुरभि जी, युवा देश का भविष्य है जी, तो उनको पर्यावरण क्रांति में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, अभी पर्यावरण संरक्षण की बात करें या पर्यावरण क्राइसिस की हम बात करें, हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हर चीज, हमारे रिसोर्सेज खराब होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। हर दिन नई चीज हमारे सामने आती है कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने सारे डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो युवा को एक ऐसा क्रांति में लाने के लिए हमें उनको पिंच करना जरूरी है कि जब तक उनको वो चुटकी बोलते हैं ना, से लगाएंगे नहीं तब तक वो आगे नहीं आएंगे। काफी सारे युवा इन्वॉल्व है ऑलरेडी, जिनको उतनी समझ है या जो कुछ करना चाहते हैं पर्यावरण क्षेत्र में, बट आम आदमी की बात करें तो वो उतने इन्वॉल्व नहीं है, उतना सोचना नहीं चाहते, उतना करना नहीं चाहते। तो जब तक उनके ऊपर ये बन नहीं आएगा, क्लाइमेट क्राइसिस बोलो या एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया, जैसे कोई जा रहा है, मेरी एक दोस्त गई थी केदारनाथ बद्रीनाथ, तो उसी समय वो हादसा हुआ था, बाढ़ आई थी। तो ऐसा जब आपको खुद ऐसा महसूस नहीं होगा तब तक आप कुछ करेंगे नहीं, मुझे जी। लेकिन वैसे भी कहा जाता है कि युवा तो हवा होते हैं और युवा जब बदल जाते हैं तो दुनिया का इतिहास बदल जाता है। बिल्कुल जी। सुरभि जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार एवं केंद्र सरकार जो पर्यावरण के प्रति जो प्रयास करेंगे जी, वो पर्याप्त है आपको लगता है? अभी इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है, इतना क्राइसिस आ चुका है, एनवायरमेंटल क्राइसिस बोलो, बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलो, हर चीज में इतना क्राइसिस आ चुका है कि कोई भी चीजें पर्याप्त नहीं हो सकती। इस मोड़ पे हम आ चुके हैं। बट कुछ सालों में बदलाव आया है, महाराष्ट्र सरकार भी और केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है,
जैसे हमारा कार्बन न्यूट्रलिटी पे हमने जो शिफ्ट किया 2050 में हम लोग करने वाले थे, हमने वो नेट जीरो कार्बन हमने कर दिया 2070, तो वो 70 उसमें क्या हो रहा है कि हम थोड़ा पीछे हट गए जी। बट दूसरी तरफ मैं देखूं कि पर्यावरण संरक्षण में पेरिस अग्रीमेंट जो है उसमें इंडिया ने भी हस्ताक्षर किया है और इंडिया ने कुछ वादे दिए हैं और इस बार 2 साल पहले वो रिवाइज भी किए हैं। हम बहुत अच्छा वादा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे जो एम है वो काफी ज्यादा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले देखा जाए तो ये काफी अच्छी सोच है, काफी अच्छी पहल है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पर्याप्त तो कोई भी चीज नहीं होती है, बट सोच अच्छी है, विजन अच्छा है और करने की इच्छा जरूर है, ये मैं कहूंगी। जी जी। सुरभि जी, क्या आपको लगता है एक आदमी पर्यावरण संरक्षण के प्रति वो क्या कर सकता है? एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आपकी सोच पर्यावरण के लिए अगर चलना शुरू हो जाए ना तो आपको हर मोड़ पे दिखेगा अरे ये गलत है, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम खाते हैं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं जी, जिससे पर्यावरण संरक्षण होगा और हमारे जो रिसोर्सेस है वो वेस्ट नहीं होंगे। हर चीज में पर्यावरण जुड़ा हुआ है। अगर हम सोचना शुरू करें तो हम उतना अच्छा कर सकते हैं। हम जो खाना वेस्ट करते हैं उसमें कितने रिसोर्सेस लगते हैं, पानी लगता है, एनर्जी लगता है और पैसे तो लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, उतना कार्बन एमिशन लगता है। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो भी सोच समझ के करे, ना कि जो इतना लाइफस्टाइल या ट्रेंडिंग चल रहा है, ये नया आया है तो ये खरीद लो, बट स्लो फैशन फॉलो करना चाहिए मुझे लगता है। फिर जो हमारे गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हर थोड़े दिन में एक नया मॉडल का फोन आ रहा है, नया लैपटॉप आ रहा है, इलेक्ट्रिक, हर चीज में ऑफ कोर्स एडवांसमेंट होता है, बट जब तक उसका लाइफ है तो तब तक आप उसे यूज करिए, ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करिए। फिर पानी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हमें ऐसा लगता है कि पानी हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास जो शुद्ध पानी, पोर्टेबल वाटर है, वो काफी कम है जी। तो उसका इस्तेमाल भी अच्छे से करिए। और जैसे कार्बन एमिशन की हम लोग बात करते हैं, हर चीज में हमारा कार्बन एमिशन है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, हम लोग सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। और नागपुर की बात करें तो सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है जी। फिर जैसे हम लोग जो हमारे प्लान्स रहते हैं कि कहीं जाना है, अगर दूर है तो आप ऐसे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आप अपनाएं, या जैसे हम लोग खरीदते हैं सब सिंगल यूज चीजें खरीदें जी, ताकि यूज करके डस्टबिन में डालें। तो जैसे मैं भी करना शुरू की हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉज हो गए, बॉटल हो गए, हमारे घर से निकलते हैं तो बॉटल आप यूज करें। एक बॉटल तो आप जितने देर यूज कर सकते हो कर सकते हैं। फिर जो फोक हो गया, चम्मच हो गया, ये सब सिंगल यूज अगर हम यूज करते हैं तो उतना ज्यादा वेस्ट जनरेट करता है। तो ये सब हम छोटी छोटी चीजें अगर रोज भी अपनाएं, छोटी छोटी करके, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्कुल सही दे सकता है। सुरभि जी, हमारे नागपुर शहर का अस्तित्व भी नाग नदी से जुड़ा, लेकिन यह बड़ी दुख की बात है कि उसका अभी अस्तित्व ही नहीं रहा बिल्कुल। तो इसको सुधारने के लिए आपने, आपके फाउंडेशन ने क्या प्रयास किए जी? नाग नदी की बात करूँ तो बिल्कुल नागपुर की पहचान नाग नदी जी, लेकिन जब हम इसका उगम स्थान की बात करते हैं तो अभी वो है ही नहीं। अगर हम लोग ने जाके देखा वहां पे पूरा एक कॉलोनाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, वहां पे सबके घर बन गए हैं, तो वहां से तो उगम स्थान है ही नहीं। अभी बोला जाता है जो हमारा अंबाझरी लेक है वो उगम स्थान है, लेकिन वो उगम स्थान कैसे हो सकता है? नदी का उगम स्थान लेक तो हो नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ी दुखद कहानी है। और दूसरा ये है कि अगर आपको नाग नदी को जीवित करना है तो उसमें एक पानी का सोर्स चाहिए, तो पानी का सोर्स रहा नहीं, तो फिर हम बात कर सकते हैं रीजुविनेशन की। नाग नदी रीजुविनेशन, तो रीजुविनेशन एक साफ सफाई करने वाला प्रोसेस नहीं है। जो नाग नदी सफाई अभियान इतने सालों से हमारे शहर में चल रहा है, वो एक अभियान है जिसमें साफ किया जाता है, जो कचरा डलता है वो साफ किया जाता है। ये बस सफाई का अभियान है। रीजुविनेशन एक बड़ा सा प्रोग्राम है, क्योंकि नाग नदी में क्या बहता है? नाग नदी में बहता है हमारे घर से निकलने वाला सूरज, जो हमारा टॉयलेट, बाथरूम, किचन से जो पानी निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, उसको बोलते सूरज, वो जाता है हमारे नाग नदी में। अभी नाग नदी को सफाई या साफ रिजुविनेट करना है तो हमें ट्रीटमेंट प्लान्स लगाने पड़ेंगे।
पड़ेगी जी। और जैसे हम लोग ऑलरेडी हमारा एक 200 mld का सूएज ट्रीटमेंट प्लांट है, फिर एक 130 mld का सूएज ट्रीटमेंट प्लांट है, और छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सूएज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं, और काफी सारे लग चुके हैं। तो जितना मैंने स्टडी किया है, इंडिया में नागपुर शहर ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा सूएज ट्रीटमेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट 80-85% ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है। बट अगर हम रिजुविनेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे जितने भी सोर्सेज है नाग नदी में जो जा रहे हैं, उन सबको बंद करके उनको जहाँ पे नाग नदी बह रही है वहां पे एसटीपी लगाना है, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट करना है, और फिर वहां पे इसको छोड़ना है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। और हमने क्या किया है, हम लोग जब से ये अभियान शुरू हुआ था तब से हम जन जागरण कर रहे हैं, और हमने ये सब जैसे उगम स्थान का हमने स्टडी किया कि वहां पे कॉलोनाइजेशन हो गया है, फिर कहाँ से सोर्सेज आ रहे हैं वो हमने स्टडी किए, हमने एसटीपी स्टडी, सूएज ट्रीटमेंट प्लांट स्टडी किए हैं, वो कैसे चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, उनका एफिशिएंसी क्या है, और कितनी और जरूरत है, ये सब हमने स्टडी किया। और बस्तियों में जाके हमने लोगों से बात की है, चर्चा की है कि आप इसमें ना डालें, बट उनके पास भी उपाय क्या है। उपाय जब तक नहीं रहेगा, जब तक प्लांट नहीं बनेगा, जब तक पाइपलाइन नहीं डलेगी सूएज ट्रीटमेंट प्लांट तक, तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो बस्तियां इलीगल है, बट उनकी तरफ से भी सूएज जा रहा है, हमारे तरफ से भी सूएज जा रहा है, तो जितना वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है, हम भी है, क्योंकि वो सारा इकट्ठा जा रहा है। तो जितने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, और ये आम आदमी नहीं कर सकता, आप मैं नहीं कर सकते, ना कोई एनजीओ कर सकता, तो ये गवर्नमेंट जब तक नहीं कर पाएगी पूरा, तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा जी। सुरभि जी, आप पिछले 12 सालों से इस पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर रही हैं जी, तो आपका क्या अनुभव रहा है? अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा है। जैसे मैं जब छोटी थी तब इतना ज्यादा बोलती नहीं थी, इतना ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, नॉर्मल जैसे स्टूडेंट्स होते वैसी थी। जब मैंने लोगों से बात, ग्राउंड वर्क करना स्टार्ट किया, फील्ड पे काम करना स्टार्ट किया, तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बस्तियों से लेके एकदम हाई स्टैंडर्ड अफ्लुएंट सेक्शन से आप मिलोगे, तो सबकी विचारधारा अलग रहती है, सबकी जरूरत अलग रहती है, और सबकी सोच अलग रहती है। जैसे एक बस्ती वाले बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं आता है, तो उसमें वो पानी खर्च नहीं कर पा रहे। जहाँ हम अफ्लुएंट सेक्शन में जाएंगे, उनके पास भरपूर पानी आता है, तो वो पानी वेस्ट करते हैं। तो हर एक तबके का इंसान अलग अलग हानि दे रहा है एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, और हर एक इंसान अलग अलग तरीके से उसको ठीक कर सकता है। जैसे अफ्लुएंट सेक्शन के पास बहुत पैसा है, तो वो बढ़िया सी थैली खरीदेंगे, वो कंपोस्टिंग करेंगे, ये सब वो कर सकते हैं। जैसे या फिर जो पानी रहता है, हम ऐसे फ्लश लगाएंगे, जिसमें हाफ फ्लश हो गया, फुल फ्लश हो गया, तो ये वो कर सकते हैं। जब हम नीचे वाले बस्ती वाले लोगों के पास जाएंगे, तो उनको हम क्या सिखा सकते हैं, उनको हम सिखा सकते हैं कि आप गंदगी ना करें, आप शौच बाहर ना करें, ओपन डेफिकेशन जो काफी ज्यादा है हमारे शहरों में, और जैसे तंबाकू खा रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, और उनका तरीका अलग है, और अफ्लुएंट सेक्शन का तरीका अलग है। तो ये दोनों को क्लब करके हमको पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करना है, तो ये मिलजुल के हम तालमेल मिला के ही कर पाएंगे। तो ये अनुभव बहुत ही अलग है, और ये धीरे धीरे आपको सीखने मिलता है बहुत सारी चीज। जी बिल्कुल। सुरभि जी, आज तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं? जी, उपलब्धियां मैं कहूंगी तो सबसे पहले होगा गणपति विसर्जन, जिसमें हम लोग हर साल 10 दिन गणपति विसर्जन के घोटाला तालाब के एक साइड पे रहते हैं, और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घरगुती गणपति, आप आर्टिफिशियल टैंक्स जो बनाए जाते हैं नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, वहां पे आप विसर्जित करिए, और उनसे हम निर्माल्य भी लेते हैं। तो ऐसे पिछले साल पूरे नागपुर शहर में 2.5 लाख मूर्तियां विसर्जन हुई थी आर्टिफिशियल टैंक में, और काफी सारा जो निर्माल्य कलेक्ट होता है उसका खाद भी बनता है। ये एक उपलब्धि है। फिर हमारा एक पूर्णिमा दिवस अभियान है, जिसके द्वारा हम लोग 2014 से हम लोग 8 से 9 हर अलग अलग स्क्वायर्स पे जाते हैं शहर के, वहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्लाइमेट एक्शन दीजिए, आप थोड़ा सा योगदान दीजिए कि जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है
उसको हम कैसे रोक सके, तो उसका एक उपाय है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी के, और ये एक सिंबॉलिक इवेंट का रूप लेके आपको सिर्फ 1 घंटा आपके दुकान के, आपके घर के अनावश्यक लाइट्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स बंद कर दें, ताकि आप काफी सारा योगदान दे सकते हैं कार्बन एमिशन रोकने के लिए। और आप ये हर पूर्णिमा में कर सकते हैं, आप अपने घर में कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने 2 लाख ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने सेव किया है, और हाँ 2 लाख कार्बन एमिशन हमने कम किया है। हाँ, तो ये एक उपलब्धि है। पर इसके साथ हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, फिर लोगों से चर्चा करते हैं, उनकी विचारधारा चेंज करने की कोशिश करते हैं कि क्यों पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। अच्छा, ऐसे और बहुत सारे हैं अभियान छोटे छोटे। अच्छा, जिसमें आपने उपलब्धियां हासिल की है। जी, बहुत ही अच्छा। सुरभि जी, जाते समय हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि हर एक आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। आपको अपनी सोच बदलनी है जी। पर्यावरण को हानि ना देते हुए आप पर्यावरण के साथ कैसे चल सकते, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसे अपना सकते हैं, ये आपको सोच अपने दिमाग में बैठानी है। क्योंकि ये सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है, ये आने वाली जनरेशन की भी जरूरत है। क्योंकि ये रिसोर्सेस, ये पृथ्वी, ये शुद्ध हवा, ये पानी सब हमने उनसे उधार लिया है, तो हमें उन्हें पर्याप्त रूप में ये सब उन्हें लौटाना है जी। सुरभि जी, आप हमारे यंगिस्तान कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत आभार। थँक्यू सो मच। आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची, पुन्हा भेटूयात पुढच्या सत्रात। तोवर बघत राहा शंकरनाथ आवाज सत्याचा। नमस्कार।